हेलो गाइस, 2 फरवरी को एलन मेजर टेस्ट नंबर 2 था, जिसका ये वीडियो सॉल्यूशन है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये वीडियो सॉल्यूशन किसको देखना है? वो लोग जिन्होंने टेस्ट दिया था उनको एनालिसिस के लिए वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। वो लोग जिन्होंने ये टेस्ट नहीं दिया था उनको भी देखना चाहिए। उनको क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इस वीडियो सॉल्यूशन में सबसे पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे, उसके बाद उनका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो अगर भी आपने टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया है तो वहाँ पास वीडियो पॉज करिए, स्क्रीन में दिए गए क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए और अगर नहीं बनता तो उसको वीडियो सॉल्यूशन देखिए। बिलीव मी, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो जैसा कि हम पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन में हमें करंट का और वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे पावर पूछा गया है। तो जैसा कि हमें पता है पावर होता है वी आई कॉस फाई। अब यहाँ से हम देख सकते हैं करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से 5/2 से, मतलब फेज डिफरेंस हो गया 5/2। तो फेज डिफरेंस हो गया 5/2 मतलब 90 डिग्री। और जैसे कि हमें पता है cos 90 ज़ीरो होता है, तो यहाँ से पावर निकल के आ जाती है हमारी 0 वॉट। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एसी का ग्राफ। तो अगर आपने ग्राफ पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, इनके बीच में 5/2 का फेज डिफरेंस होता है, और जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। इसके बाद हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो हमें इक्वेशन दी हुई है मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, और हमसे पूछा गया इसमें वेवलेंथ क्या होगी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो वेवलेंथ हमें जैसा कि पता है एक्स के बगल वाला के होता है और टी के बगल वाला ओमेगा होता है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही है जिसमें के इज इक्वल्स टू 2π/λ होता है। तो यहाँ से ईजिली हम लैम्डा निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स के बगल में के की वैल्यू दी हुई है 10⁻3। तो यहाँ से जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2π/10⁻3। अब यहाँ से हम कर लेंगे 2 × 3.14 डिवाइड बाई 10⁻3। अब यहाँ से हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा 6.28 सेंटीमीटर आंसर आ जाता है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आएँ, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से। तो मिरर क्या है? कॉन्वेक्स, और फोकल लेंथ दी हुई 30। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और साइज़ का दिया हुआ है। मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला सोचना है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अगर मिरर का सोचेंगे तो हमें पता है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू f/f-u। अगर यहीं लेंस का होता ना तो लेंस का होता है f-v/f, पर यहाँ मिरर का पूछा हुआ है। अब इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ ऐसा आता है 1/4 30 सेंटीमीटर 30 - u। यहाँ से u की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमारी u की वैल्यू निकल के आ जाती है 90, 120 माइनस u आ जाएगा 90, मतलब u आ जाएगा हमारा 90 -90। अब यहाँ देख सकते हैं u हमारा -90 है। इससे हमें पता चलता है ना कि जो कॉन्वेक्स मिरर के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है ना वो नेगेटिव में होती है, मतलब मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट प्लेस होता है कॉन्वेक्स मिरर के। बट इसमें ऑप्शन में कहीं माइनस दिए नहीं दिया है तो हम 90 वाला +90 वाला सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, हमें एक लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी दी हुई है और वेवलेंथ दी हुई है मीटर में, और इसमें ना हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है उस मीडियम में। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो हमें फॉर्मूला पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो जाता है c/v। अब यहाँ से हमको c तो पता है स्पीड ऑफ लाइट, बट v नहीं पता है। तो v के लिए आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा जो होता है म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v/λ। यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 × 10⁻7। ठीक है। अब इस v की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा म्यू आ जाएगा 1.5। तो इसके बाद हम आते हैं 6th वाले क्वेश्चन पे। तो 6th वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 6th वाले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो सन है ना वो अर्थ की सरफेस से 0.5 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम इसको पहले ना एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। सपोज करिए यहाँ लेंस दिया हुआ है ये, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस और इससे सन की रे कितना एंगल बना रही है 0.5। अब हमें ये तो पता होगा ना
कि सन से जो रेज आती है वो पैरेलल होती है। एक रे तो लेंस के सेंटर से जाएगी और अनडिफ्लेक्टेड सीधे चली जाएगी, बट एक रे ना जो उसके पैरेलल आएगी वो कन्वर्ज होगी और कन्वर्ज होके फोकल लेंथ पे ये दोनों मीट करेंगी दोनों रेज, और यहाँ एक डी हाइट पे एक इमेज बना लेंगी। और यही डी हाइट हमको एज अ डायमीटर पूछा गया है इमेज का। और ये वाले तो हमको पता है, ये वाली डिस्टेंस फोकल लेंथ हो गई, क्योंकि पैरेलल रेज फोकस पे क्या बनाती है, इमेज बनाती है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें ना, तो ये एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल ना दोनों 0.5 होंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से हम समझते हैं। अब इस डायग्राम को थोड़ा हम अच्छे से समझेंगे ना, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। ये हाइट कितनी होगी, मतलब डायमीटर कितना होगा। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं जब, तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर तो ये d है और बेस है हमारा f, फोकल लेंथ। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ थीटा देखेंगे 0.5 है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा थीटा के बराबर, मतलब 0.5। अब यहाँ हम एक चीज़ देखें, हम कभी भी डिग्री में सॉल्व नहीं करते हैं, जब भी करते हैं हम उसको रेडियन कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा d/f। अब यहाँ फोकल लेंथ हमारी 50 सेंटीमीटर दी हुई है, हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा कुछ ऐसा बनता है। d इज इक्वल्स टू, ये फोकल लेंथ कितनी थी 50 सेंटीमीटर, तो हम इसको मीटर पहले कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻² इंटू 0.5 इंटू π/180। ये अब इसको जो हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 0.00436 मीटर। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करके हम अपना आंसर मार्क कर देंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बताया गया ना, कि इक्वी कन्वेक्स लेंस है, उसकी पावर 2D है, ठीक है, और वो जिस ग्लास से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, और उससे हमारा ना रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया सरफेस का। तो सबसे पहले हमें ये वाला तो पता है फॉर्मूला, पावर होता है 1/f के, और इधर जो f है ना वो मीटर है। अगर ये आपने ध्यान दिया होगा ना, तो इधर आपसे बन जाएगा, क्योंकि पावर डबल है तो फोकल लेंथ हाफ होगी, और हाफ मीटर कितना होता है 1/50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ निकल के आ जाती है 50 सेंटीमीटर। अब बस इसके फॉर्मूला जो भी है इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यूज़, तो आ जाएगा। तो फॉर्मूला है फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r रेडियस ऑफ कर्वेचर टू μ-1। इधर म्यू की वैल्यू 1.25 दी हुई है, और इधर r हमको निकालना है, और फोकल लेंथ तो हमारी 50 सेंटीमीटर थी। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा r आ जाता है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हमें क्या कहा गया ना, कि हमारे पास 10 ग्राम की प्लेट है, एक प्लेट जिसका मास 10 ग्राम है, ठीक है। ये हवा में इक्विलिब्रियम पे है। हवा पे इक्विलिब्रियम पे है क्यों? क्योंकि एक फोर्स एक्सर्ट की जा रही है लाइट बीम के द्वारा। अब लाइट बीम जो कि आपको पता होगा फोटॉन्स, तो फोटॉन्स फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं जिससे ये हवा में है। तो इस प्लेट में नीचे तो कुछ फोर्स लग रही होगी ना, जिसको हम कहेंगे mg, जिसको बैलेंस कर रही है ये फोटोन वाली फोर्स। तो अब हम इसका रिलेशन जब बनाएंगे ना, फोटोन की फोर्स को बैलेंस करेंगे mg से, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ये फोर्स फोटोन की और ये बैलेंस हो रही mg से। अब हम देख रहे हैं जो प्लेट का सरफेस है ना वो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए फोर्स कितनी आ जाती है P/c, और P/c इक्वल्स टू mg। यहाँ P पावर है, अगर यही परफेक्टली रिफ्लेक्टिव होती है ना तो इसका 2P/c आ जाता। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो पावर हमारी आ जाती है, पावर हमारी निकल के आ जाती है mg इंटू सी। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा पावर इज इक्वल्स टू 10 इंटू, अब देखिए इधर ग्राम में दिया हुआ है तो हम इसको केजी में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 3 इंटू 10⁸। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपकी पावर निकल के आ जाती है 3 इंटू 10⁷ वाट। अगला वाला क्वेश्चन
जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इस वाले क्वेश्चन में ना कुछ सॉल्व करने की चीज़ें, अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा ना तो इधर आपको बताया गया होगा जो फोटो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी है ना वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट में इंटेंसिटी बताया गया है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत होंगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया, एक पार्टिकल का रेस्ट मास m नॉट दिया गया है। एक पार्टिकल है उसका रेस्ट मास m नॉट दिया गया है। अब वो पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, और यहाँ v है c के बराबर, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से वो पार्टिकल मूव कर रहा है। तो अब यहाँ हमसे पूछा गया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हम इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, ये होता है h बाय पी, यहाँ p मोमेंटम है तो ये आ जाएगा h बाय एम वी। अब हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हम रेस्ट मास यूज़ नहीं करेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में हमें पार्टिकल का मूविंग मास, ये मूविंग मास का आपने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, क्लास में टीचर ने कराया होगा। वो होता है m इज इक्वल्स टू एम नॉट, मतलब पार्टिकल का रेस्ट मास डिवाइड बाय √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ v है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये सी स्क्वायर बन जाएगा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये पूरी वैल्यू निकल के आ जाती है 0। अब कोई भी वैल्यू डिवाइड करेंगे आप 0 से तो ये आता है इन्फिनिटी, तो मास आ गया इसका इन्फिनिटी। अब जब इसको पुट करेंगे ना फॉर्मूले में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ h बाय एम वी, यहाँ मास हो गया हमारा इन्फिनिटी। किसी भी वैल्यू को इन्फिनिटी से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो 0 आती है, तो यहाँ की वेवलेंथ कितनी आ गई, 0। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहा गया है कि E1 बाइंडिंग एनर्जी और E2 जो बाइंडिंग एनर्जी है ना वो दो न्यूक्लियाई की हैं A और B, ठीक है। और यहाँ बोला गया है जब दो न्यूक्लियाई जब A के कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, B बनाते हैं। देख सकते हैं एक E की न्यूक्लियाई की एनर्जी E1 और इसकी भी E1, ये बना रहे हैं B मतलब E2, ठीक है। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं E1 प्लस E1 मतलब 2E1 बना रहे हैं B। 2E1 है ना ये कम होगा E2 से, क्यों, क्योंकि कभी भी कोई भी रिएक्शन ऐसे नहीं हो जाती, मतलब इधर B के साथ थोड़ी एनर्जी तो और रिलीज हो रही होगी ना, तभी तो ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। तो यहाँ B के साथ कोई एनर्जी होगी, तो लेट सपोज ये एनर्जी को हम डेल्टा मान लेते हैं। अब ये डेल्टा इधर जब आएगा ना तो ये कुछ ऐसा होगा 2E माइनस डेल्टा इज इक्वल्स टू E2। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं E2 बड़ा है 2E माइनस डेल्टा से, तो ये रिलेशन ऐसा आ जाता है, ये रिलेशन आ जाता है E2 ग्रेटर देन 2E। और इसकी अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन में भी लिखी है, तो आप उससे समझ सकते हैं कि इजी क्वेश्चन था ये। को सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है ना, इधर बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है, मतलब कि जितने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है न्यूक्लियस के, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसी दी हुई है 2He4। अब इधर ना हम देखते हैं हाइड्रोजन की दी हुई है 1.1, अब इधर कितने हैं 2 + 2, तो हम इधर 4 ले लेंगे, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए हमारे न्यूक्लियस के। इधर देखेंगे 7 इसकी BPN है हीलियम की 2He4 की। अब इसमें कितने कॉन्स्टिट्यूएंट है, 4 है, मतलब 4 न्यूक्लियॉन्स हैं इसके। तो अब जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अच्छा आपको अगर न्यूक्लियॉन्स देखते नहीं आते ना तो ये जो मास नंबर है यही होता है न्यूक्लियॉन, मास नंबर यही होता है न्यूक्लियॉन। हम इधर एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला लिखेंगे ना तो ये होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो इसको इससे माइनस कर देंगे, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसको जब हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे ना तो ये कुछ ऐसा आएगा 28 माइनस 4.4, तो ये हमारा आ जाता है 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो 13 पर हमें क्या पूछा गया, इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट आर, इसमें पूछा गया शॉर्टेड वेवलेंथ इन बार सीरीज। तो अगर हमें पता होगा ना शॉर्टेड वेवलेंथ कौन सी होती है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो पहली वेवलेंथ होती है ना फर्स्ट लाइन, ये होती है सबसे बड़ी वेवलेंथ, मतलब
ये लैम्डा मैक्स होती है ये। पर ये जो लास्ट वाली लाइन होती है ना, ये होती है लास्ट लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा मिनिमम। तो मिनिमम, तो जो N2 माइनस N1 होती है, ये हमारी होती है सबसे बड़ी वेवलेंथ। सबसे बड़ी वेवलेंथ मतलब सबसे कम एनर्जी। तो जो एनर्जी होगी इसकी सबसे कम होगी और सेम फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। बट वहीं जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा, ये रिलेशन आपको पता होगा। इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आके N2 पे गिरा, ये हो गई बार्मर सीरीज़ की सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब यहाँ से हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा N1 क्या आ जाता है 2, मतलब N1 वो हो गया जिधर इलेक्ट्रॉन आगे गिर रहा है, और N2 वो हो गया जहाँ से आ रहा है। तो N2 तो हमारा इधर हो जाएगा इन्फिनिटी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये वैल्यू तो पूरी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इक्वल्स टू ज़ीरो। N1 आ गया हमारा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो R/4, 1/λ क्या आ रहा है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 4/R। तो हमारा ये वाला सेकंड वाला आंसर सही हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें क्या पूछा गया है ना, इसमें बोला गया है वैल्यू ऑफ n निकालनी है। इसमें पहले दिया गया डिफरेंस बिटवीन nth एंड n-1 बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू n-1 बोर्स रेडियस। कुल मिला के इसमें ना रेडियस कंपेयर किया गया है। रेडियस का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा ना, R 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। अब इधर हाइड्रोजन है तो z तो 1 हो जाएगा, और इधर हमें n की वैल्यू ही पूछी गई है। कुल मिला के ये वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी सब में, हमें कंपेयर करना है n। तो इधर से हम इसको ऐसे लिखेंगे n इंटू 1, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वही वाली आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n इंटू 1, तो 2n आ गया ये। अब यहाँ से n स्क्वायर, और इधर भी सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका भी सेम वही हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n इंटू 1। ये अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने की, इसको बोलते हैं ना कि n को ऐसे लिख लो, n-4 इज इक्वल्स टू 0। अब जब आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि n कोई एक नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं n-4 से, और आ रहा है 0। तो n ऐसा क्या नंबर हो सकता है, सबसे पहला नंबर तो 0, n खुद 0 हो सकता है। बट n को अगर आप 4 लिखेंगे ना, तो यहाँ 4 इंटू 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 4 माइनस 4 0, 4 इंटू 0 0। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाती है 0 और 4। तो ऑप्शन में हमें देखना है, ऑप्शन में से 4 दिया तो हम उसे टिक कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा था, इसका लॉजिक गेट्स का। तो इसमें ए को 0 रखते हैं और बी को भी 0 रखते हैं, तो 0 0 एंड होता है ए इंटू बी। आपको पता होगा ये एंड गेट का ये एक्सप्रेशन होता है ए इंटू बी इक्वल्स टू वाई। तो 0 इंटू 0, तो यहाँ सप्लाई गई इधर 0, और वही सेम इधर देखते हैं। तो यहाँ से और गेट में भी 0 और 0 सप्लाई जा रही है, तो और गेट क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। अब ये देखते हैं, यहाँ से भी 0 प्लस 0, इधर भी 0 गया, 0 0 एंड गेट में गया, मतलब a डॉट बी में गया, मतलब a इंटू बी में गया, और उसका उल्टा, मतलब 0 इंटू 0 0 होता है, बट उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1। तो पहला आउटपुट हमारा क्या आ जाता है 1। हमारा पहला आउटपुट आ जाता है 1। इसके बाद हम ना सप्लाई देते हैं, इसमें ए को रख देते हैं हम 0 और बी को रख देते हैं 1। तो एंड गेट में क्या जा रहा है 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 मतलब 0, और गेट में क्या जा रहा है 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इधर तो 0 आएगा और इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 1 होता है, तो इधर 1 जा रहा है। तो और एंड गेट में 0 और 1 जा रहा है, मतलब 1 इंटू 0 0 होता है, और फिर नॉट गेट लगा है, मतलब कि ये फिर 1 हो जाएगा। तो हमारे दोनों आउटपुट क्या आ जाते हैं 1 कॉमा 1, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में।
तो क्वेश्चन नंबर 16 में तो कुछ समझाने जैसा नहीं है, क्लास नोट्स में आप देखेंगे तो उधर आपको फोटो डायोड का ग्राफ दिख जाएगा, देखेंगे जिसमें दिया रहेगा जब भी हम करंट बढ़ाते हैं तो ना वोल्टेज बढ़ता है बट एक टाइम तक ही बढ़ता है, उसके बाद वो सैचुरेट हो जाता है। तो हम जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन देख सकते हैं, इंक्रीजेस इनिशियली एंड देन सैचुरेट्स, तो वही वाला हमारा आंसर हो जाता है। इसमें तो समझाने जैसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो 17 वाला क्वेश्चन भी ना सिंपल सा था। क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर कितनी होती है, तो ये निकल के आती है हमारी 2k लैम्डा बाई आर। यहाँ से आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो उसको आप देख लेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या बोला गया ना कि एक चार्ज है 10/3 का इंटू -10⁻⁻9 कूलम का। अब ये चार्ज ना स्क्वायर के चारों साइड में रखा है, स्क्वायर की साइड कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। हमें उसके सेंटर में पूछा गया है, मतलब इसमें पूछा गया ना इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, तो एक स्क्वायर का इंटरसेक्शन डायगोनल का उसके सेंटर पर ही होगा, या किसी के भी डायगोनल का उसका इंटरसेक्शन सेंटर पर ही होता है। तो ऐसा हो जाता है क्यू क्यू क्यू, ये क्यू, ये स्क्वायर बन गया, और यहाँ पास हमसे पूछा गया है, और ये डिस्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, ये डिस्टेंस, ये सेंटर तक की, कॉर्नर से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी होती है, ये साइड ए है, तो ये डिस्टेंस आर हो गई। ये डिस्टेंस आर निकल के आ जाती है a/√2। अब यही अगर ट्राइंगल होता ना तो उसकी हो जाती a/√3। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, अब जो कि चार सिमिलर चार्जेस हैं तो हम किसी एक के लिए सॉल्व करेंगे और उसको इंटू 4 कर देंगे, तो पोटेंशियल का क्या आ जाता है फॉर्मूला, k/r। यहाँ से r हमने निकाल लिया था a/√2, a था 8 सेंटीमीटर, ध्यान रहे सेंटीमीटर है तो हमें मीटर में चेंज करना है, तो ये कैसा आ जाएगा। सबसे पहले हम k की वैल्यू रखते हैं, k की वैल्यू हो जाती है 9 × 10⁻9। उसके बाद हमारा q क्या दिया हुआ था, q दिया हुआ था हमारा 10/3 इंटू 10⁻⁻9। ये -9 और ये 10⁻9 दोनों कट जाएंगे, और नीचे क्या हमारा दिया हुआ था, नीचे हमारा दिया हुआ था ये r। तो r हमारा क्या आ गया था, r हमारा आ गया था 8। अब 8 सेंटीमीटर में था तो 8 हमारा कितना आ जाएगा, 8 10⁻2 और 8 / √2। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप जैसे कि देख सकते हैं, इसका आंसर हमारा आएगा वी वोल्टेज 1500√2। बस इधर यही था, अगर आपको डिस्टेंस पता होती सेंटर कॉर्नर से सेंटर तक की r स्क्वायर में होती है a/√2, और वहीं ट्राइंगल में देखा जाए ये, तो ये हो जाती a/√3। बस इतना पता था तो ये आंसर आपसे बन जाता। इसके बाद अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल इजी क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें Bx एंड By आर द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर, दो कॉइल के सेंटर की हमें मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, ठीक है, उसके टर्न्स दिए हैं हुए हैं और उस कॉइल का रेडियस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, B = μ0Ni/2r। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है हमारा कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर, है ना। तो इधर हम देखेंगे कांस्टेंट क्या क्या है, हम इसका ना रिलेशन बनाना होता है तो हमेशा कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं और जो चेंज हो रहे हैं उसके डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं। यहाँ ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आ गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय रेडियस। मैग्नेटिक फील्ड एक्स कॉइल के सेंटर पर है, वो उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 200, और उसका अब देखिए जब हम कंपेयर करते हैं ना तो हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं करते क्योंकि एट द लास्ट वो कट ही जाना है। तो ये हो गया, तो ये क्या आ गया 10। वहीं अगर हम इसको सॉल्व करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो वाई कॉइल के सेंटर पर है, इसका क्या है नंबर ऑफ टर्न्स 400 और डिवाइड बाई कितने रेडियस है, इसका भी 20 है रेडियस,
तो ये आ गया 20। तो b मतलब बी एक्स और बी वाई का हमारा क्या आ जाता है रेशियो 1/2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या दिया हुआ है ना, दो मास हैं 4 AMU और 16 AMU की, उनका चार्ज दिया हुआ है और इसमें से पूछा गया है ना कि एक परपेंडिकुलर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में इनको छोड़ दिया गया ना, तो सबसे ज़्यादा कौन डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ काइनेटिक एनर्जी सेम बताई गई। सबसे पहले हम रेडियस पे आते हैं। जब भी डिफ्लेक्शन आए ना तो हमको पता होना चाहिए जो डिफ्लेक्शन होता है ना, थीटा डिफ्लेक्शन, वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम रेडियस का फॉर्मूला देखते हैं। रेडियस का फॉर्मूला हमें पता था क्या होता है, MB/QB। ठीक है, और डिवाइड बाय QV। इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। तो रेडियस आ गया हमारा √2m KE डिवाइड बाय QV। अब इधर देखते हैं क्या क्या सेम है और क्या क्या अलग है। इधर मास चेंज और चार्ज दोनों का अलग है, बाकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। अब रिलेशन बनाते हैं। तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल हो गई, रेडियस R प्रोपोर्शनल हो गई √m/Q। अब इसका हम देखते हैं। पहले का मास कितना है 4 √4 और उसका चार्ज है 2। उसके बाद दूसरे के देखते हैं, उसका कितना है 16 √16/3। तो अब इसका हम देखेंगे ना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है, ये आ जाएगा हमारा 2/2 मतलब 1। तो लाइटर आयन का आ गया रेडियस 1 और इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 4/3। अब इससे हम देख सकते हैं 1.33। तो हैवियर आयन का आ गया ना रेडियस 1.33, मतलब हैवियर आयन का रेडियस बड़ा है। अब यहाँ हम देखेंगे रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो भी डिफ्लेक्शन होता है, मतलब लाइटर वाला ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाता है।